क्या सीख कर आई हो घर से? कैसे सफाई करती हो? यहाँ कितना गंदा है। आंगन में खड़ी अनुपमा जी तिल मिलाकर अपनी बहू से बोली। बहू साक्षी ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैंने बहुत अच्छे से साफ किया था। लेकिन अनुपमा फिर भी साक्षी को खींचकर हाल में लेकर आई। ये देख, अपनी आंखों से देख, इसे सफाई कहते हैं क्या? अरे अगर तूने हाथ ढंग से चलाए होते तो क्या इतनी गंदी होती? तुझे पता भी है कि मेरी सहेलियां कहाँ से आ रही हैं? आज क्या मेरी बेइज्जती करवाकर छोड़ेगी? अनुपमा जी साक्षी पर बरसने लगी तो साक्षी ने कहा, मम्मी जी, विवेक भैया के जूतों से गंदा हुआ है। सास ने कहा, खुद कामचोर है और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम डाल रही है। साक्षी बोली, नहीं मम्मी जी, अच्छा मैं अभी साफ कर देती हूँ। अनुपमा जी चिढ़कर बोली, मेरी किस्मत ही फूटी थी, नहीं तो कहाँ तेरा भिखारी मायका और कहाँ हम लोग। बेचारी साक्षी जल्दी से पोछा लाकर साफ करने लगी और सोचने लगी, मैं इतनी होशियार होकर भी गुलामी कर रही हूँ, मेरी इस घर में कदर नहीं है। अनुपमा ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या कर रही थी? हाँ ध्यान से, सब काम हो जाना चाहिए। तो आप 2-3 घंटे के लिए सब लोग आ रहे हैं, ठीक से तैयार हो जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी सहेलियों के सामने भी आ जाओ, नहीं तो वो क्या सोचेंगी तुझ गवार औरत को देखकर। अब मुंह क्या देख रही है? जाकर फटाफट हाथ चला और नाश्ता तैयार कर। अनुपमा जी की अपनी बहू साक्षी जी दुखी होकर बोली, मम्मी जी, मुझे भूख लगी है, नाश्ता तक नहीं किया है, आप कहें तो पहले खा लूं, कमजोरी लग रही है। अनुपमा जी बोली, एक टाइम नहीं खाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, पहले काम खत्म कर फिर खाना। साक्षी का दिल भर आया कि आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरी सास मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। अपने ही घर में नौकर जैसे हूँ, जाने क्या होगा। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो पल्लू से पूछकर सफाई में जुट गई। लेकिन अब भला अनुपमा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। अनुपमा जी आंख निकाल कर बोली, अब ये फालतू की ड्रामेबाजी करके आंसू बहाना बंद करो, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाकर खाना देख, जो काम बचा है खत्म कर डाल और जल्दी से जाकर अपने यह गंदे कपड़े बदल ले, वह लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। साक्षी सोचने लगी कि इनको अपनी सहेलियों के सामने दिखावा भी करना है। दरअसल आज अनुपमा जी की सहेली, जो कि काफ़ी सालों से लंदन में रह रही थी, वह इंडिया आई थी और आज अनुपमा जी से मिलने आ रही थी। इसी कारण अनुपमा जी आज बढ़िया वेस्टर्न गाउन पहनकर अच्छे से तैयार होकर घूम रही थी, क्योंकि वह अपनी लंदन वाली सहेली पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी कि वह भी किसी से कम नहीं है। तभी वहां पर साक्षी का पति राकेश आ गया तो अनुपमा जी राकेश से बोली, तुम्हारी बीवी की समझ में कोई बात आती ही नहीं है, कितना समझाया है कि अच्छे से रहा करो, लेकिन देखो फटे हुए कपड़े पहने रहती है। आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, भला उनके सामने पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। तभी राकेश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस जमा करना है और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनुपमा जी राकेश पर जोर से दहाड़ पड़ी कि तू अपनी तनख्वाह का क्या करता है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीबी मौज मस्ती में सारी तनख्वाह उड़ा देते हो और ज़रूरत के समय मुझसे मांगते हो। राकेश की नज़र झुक गई और वह बोला, मम्मी, आपको तो पता है ना कि मैं घर की मरम्मत करवाई थी और उसके लिए लोन लिया था, इसीलिए मेरी तनख्वाह का काफ़ी बड़ा हिस्सा लोन अदा करने में जा रहा है। कि मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन आप सुनती ही नहीं हैं। अनुपमा जी राकेश को आंख दिखाकर बोली, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे नहीं दे सकती, सिर्फ 5,000 दूंगी, बाकी का इंतज़ाम अपने आप करो, लेकिन तनख्वाह आते ही मुझे 5,000 वापस चाहिए। राकेश को अपनी माँ की बात माननी पड़ी। उसे पता था कि उसकी माँ कितनी सख्त मिजाज की है। राकेश रसोई में साक्षी के पास गया तो देखा कि साक्षी रसोई में काम में लगी हुई है। साक्षी की हालत देखकर राकेश से रहा नहीं गया और उसने कहा, साक्षी, यह सलाद मैं काट देता हूँ, तुम जाकर आराम करो। फिर राकेश ने साक्षी के लिए प्लेट में खाना रखा और कहा कि मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा,
अब कमरे में जाकर पहले इसको खा लो और फिर आराम करो, यही काम मैं संभाल लूँगा। साक्षी प्लेट लेकर जा ही रही थी कि तिब्बी वहाँ पर अनुपमा जी आई और उसके हाथ में खाने की प्लेट देखते ही जोर से चिल्लाने लगी, अभी तक मेरी सहेली आई नहीं और तू प्लेट में लेकर चल दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह खाना ले जाने की? चुपचाप इसको वहीं वापस रख दे। राकेश यह देखकर दंग रह गया कि उसकी माँ साक्षी को खाना भी खाने नहीं दे रही है। माँ, तुम उसको खाना क्यों नहीं खाने दे रही हो? सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और काम आप उसे दुगना करवा रही हो। अनुपमा जी आंख निकालकर राकेश से बोली कि खबरदार जो इसका पक्ष लेने की कोशिश की। तुझे पता नहीं है कि ये रसोई में छुप छुप कर क्या खाती है? अरे अगर इसमें कुछ नहीं खाया होता तो क्या अब तक इतना सारा काम कर लेती? माँ को भूलकर बीवी का गुलाम बनने के लिए तैयार है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। राकेश यह बात सुनकर गुस्से से तिल मिला गया। हाँ, पिताजी होते तो आपको ऐसा करने ही नहीं देते। मम्मी जी, अब आप साक्षी के साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत दिनों से यह सब होते देख रहा हूँ। मैं उसका पति हूँ और उस पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। तो अनुपमा जी गुस्से में बोली, तेरे पिताजी की पेंशन से मैं इतने सारे खर्च करती हूँ, तू किस बल पर इतना बोल रहा है? इससे कह दे कि बाद में अपनी 2 रोटी बनाकर खा लेगी, लेकिन खबरदार जो इस खाने को हाथ लगाया। राकेश को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत साक्षी से कहा कि साक्षी, आज मैं भी देखता हूँ, माँ की सहेलियों के जाने के बाद तुम और मैं बाहर खाना खाने चलेंगे। जब यह अपनी सहेलियों के ऊपर इतना खर्च कर सकती हैं तो तुम तो फिर भी मेरी पत्नी हो। यह सुनते ही अनुपमा जी के तन बदन में आग लग गई और वह गुस्से में साक्षी के ऊपर हाथ उठाने ही चली थी कि तभी डोर बेल बज गई और वह समझ गई कि उनकी सहेली आ गई है। अपने आप को ड्राइंग रूम में लगे शीशों में देखते हुए वह जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई तो सामने सहेली को देखकर हक्की बक्की रह गई। उनकी सहेली राधिका एक हल्के रंग की सूती साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल पहने बहुत ही सादगी भरी हुई सामने खड़ी थी। राधिका जी अनुपमा जी को इस तरह गाउन पहने देखकर फटी आंखों से देखती रह गई। फिर दोनों सहेली गले लगी और अनुपमा जी उनको अंदर ले आई। अंदर जाकर गुर को देखते हुए उनकी सहेली राधिका ने उन पर नजर डाली और हंसकर कहा, अनुपमा, मैंने तुझे पहले कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं देखा। तूने कब से इस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए? तो अनुपमा जी इतराते हुए बोली कि अरे अच्छे से फैशनेबल बनकर रहना बुरा है क्या? और तू तो लंदन से आई है, मैं तो तुझे देखकर हैरान हो रही हूँ। भला वहाँ पर सूती साड़ी और यह कोल्हापुरी चप्पल कौन पहनता होगा? राधिका जी ने हल्के से मुस्कुराकर उससे कहा कि अनुपमा, मैं वही कपड़ा पहनती हूँ जो मेरी उम्र के खिलाफ ना हो। कहने का मतलब ये है कि अपनी उम्र के अनुसार ही कपड़ा पहनना चाहिए। मैं अपनी उम्र में यह सब कर चुकी हूँ, लेकिन अब घर में बहू है और यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने यही सोचा होगा ना कि मैं लंदन से आ रही हूँ तो बहुत हाई फाई कपड़े और परफ्यूम से महकती हुई मेकअप की एक चादर ओढ़ कर आऊँगी। यह सुनकर अनुपमा जी चेप गई। तभी साक्षी ट्रे में रखकर पानी ले आई तो उसको देखकर राधिका जी ने कहा कि यह कौन है? तुम्हारी बहू है क्या? अनुपमा जी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, बदकिस्मती से यह मेरी बहू है। साक्षी ने यह बात सुन ली और उसकी आंखों में नमी आ गई जो राधिका जी से छुपी नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और साक्षी वापस चली गई। राधिका जी की नज़र बार बार रसोई की तरफ जा रही थी। वह कहने लगी कि अनुपमा, तेरी रसोई से तो बहुत खुशबू आ रही है, आखिर क्या पकवान बना रहे हैं? अनुपमा जी ने इतराते हुए कहा, अरे तू आई है तो कुछ खास बनाना तो चाहिए। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कर। साक्षी कुछ देर में चाय के साथ 6-7 नाश्ते टेबल पर लगाकर चली गई, जिन्हें खाने के बाद राधिका जी की आंखों से आंसू आ गए। अनुपमा जी कहने लगी कि अरे कहते कहते रुक क्यों गई? तो राधिका जी अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए बोली, अनुपमा, तू तो बहुत सुखी है जो तुझे ऐसी बहू मिल गई। यही तो हमारे हिंदुस्तानी
तहजीब है। मुझे पूछ मेरी बहू कैसी है। वह हिंदुस्तानी होते हुए भी हिंदुस्तानी खाना नहीं बनाती क्योंकि उसे अंग्रेज़ी तौर तरीके और उनका खाना पसंद है। लेकिन फिर भी मैं उससे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि घर में झगड़े का इल्ज़ाम मुझ पर ही आता है। यहाँ तक कि बेटा भी उसकी तरफ बोलता है। मैं तो अपने देश आने के लिए तरस रही थी क्योंकि वहाँ बहुत बंधन है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मैं अब थक चुकी हूँ और वापस जाना नहीं चाहती, मगर तुम जानती हो कि मुझको जाना पड़ेगा। अनुपमा जी कहने लगी, जाना तो पड़ेगा जब बेटा वहाँ रहता है। आखिर तुम यहाँ किसके पास रहेगी? आखिर तुम लंदन की जिंदगी छोड़ना क्यों चाहती हो? तो राधिका जी बोली, नहीं, कारण ये नहीं है। कारण ये है कि अगर मैं नहीं गई तो घर का काम कौन करेगा? मेरी बहू को पैसे देकर नौकर लगाना पड़ेगा। ये सुनकर तो अनुपमा जी की आंखें फटी रह गई। वह अब तक अपनी लंदन वाली सहेली के बारे में कुछ और ही सोच रही थी, जिसके ताने उनके आने से पहले वह साक्षी को दे रही थी। अनुपमा जी राधिका जी की तरफ हैरानी से देख रही थी। तो राधिका जी ने कहा कि तूने अभी अपनी बहू के बारे में कहा कि मुझे यह बात किस्मती से मिल गई है, मगर सच तो ये है कि तू अपनी खुशकिस्मती को देख ही नहीं रही है। लंदन जाकर अगर कोई तुझे नौकर बना देता तो तुझे समझ में आता। यह सुनकर अनुपमा जी की गर्दन झुक गई और वह कहने लगी कि अरे तुझे पता नहीं है, तेरे सामने अच्छी बन रही है लेकिन इसके अंदर एक भी ढंग का संस्कार नहीं है। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया है। तभी राधिका जी के कपड़ों पर चाय गिर गई और उनके हाथ भी गंदे हो गए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि अनुपमा, मुझे जल्दी से इसको धोना है वरना इस पर दाग पड़ जाएंगे। अनुपमा जी उनको तुरंत रसोई में ले गई और बोली, यही धो लो। राधिका जी अपने हाथ धोते हुए बार बार साक्षी की तरफ देख रही थी। फिर उसे रहा नहीं गया और वह साक्षी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा, तेरे अंदर जो अच्छाई है उसको कभी खत्म मत करना। इसी से तुम जीवन में आगे बढ़ोगी, लेकिन कभी गलत को बर्दाश्त भी मत करना और उसके कारण अपना व्यक्तित्व भी खराब मत करना। राधिका जी की इन बातों में ऐसा लग रहा था जैसे गहरा राज छुपा हुआ है, जिसे साक्षी समझ गई थी। अनुपमा जी को यह बुरा लगने लगा कि राधिका जी साक्षी को इस तरह आशीर्वाद दे रही है और इतने प्यार से बोल रही है। वह तुरंत कहने लगी कि राधिका, इसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है वरना यह सिर पर चढ़ जाएगी। राधिका जी समझ गई थी कि अनुपमा जी अपनी बहू को अच्छे से नहीं रखती हैं। खाने के समय राधिका जी ने कहा कि साक्षी बेटा, तुम भी यही खा लो हमारे साथ, तो हमें अच्छा लगेगा। साक्षी के कुछ कहने से पहले ही अनुपमा जी ने कहा, नहीं राधिका, अभी उसको बहुत सारे काम करने हैं, तुम और मैं खा लेते हैं। दोनों सहेलियों ने खाना खाया और राधिका जी की आंखें बरकरार रही थी क्योंकि वह बहुत सालों बाद इतना अच्छा खाना खा रही थी। चलते समय उन्होंने साक्षी को कहा कि मेरी बात याद रखना और फिर उन्होंने अपने हाथ से एक कंगन निकालकर साक्षी को पहनाते हुए कहा कि बेटा, मैं खाली हाथ आई थी और कुछ लेकर नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छी याद लेकर जा रही हूँ, इसीलिए कुछ देना तो बनता है। यह कंगन मैं अपनी बहू को देना चाहती थी, मगर मेरी बहू कोई ऐसा पहनना पसंद ही नहीं है, इसीलिए आज मैं अपनी बहू मानकर इसे तुम्हें दे रही हूँ। कंगन सोने का और बहुत भारी लग रहा था। यह देखकर अनुपमा जी फटी आंखों से देखती रह गई। राधिका जी के जाते ही अनुपमा जी अंदर जाकर साक्षी से चिल्लाकर बोली, यह कंगन निकाल कर मुझे दे। तभी वहाँ पर राकेश आया और उसको भी सब कुछ पता चल गया। तो उसने कहा कि यह कंगन आपको क्यों देगी, यह तो इसके उपहार में मिला है, आपको तो इसे मांगना ही नहीं चाहिए। तो अनुपमा जी बोली, अरे अपनी सहेली के स्वागत में इतना सारा खर्चा मैंने किया था और वह मेरी सहेली थी, तो कंगन पर हक भी मेरा बनता है, चुपचाप इधर निकालो। साक्षी ने तुरंत कंगन उतार कर दे दिया और कहा, मम्मी जी, इस कंगन के लिए मैं अपनी अच्छाई को खराब नहीं करूँगी, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, अगर आपको है तो आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज साक्षी को जवाब देते देकर सास के होश उड़ गए और वह बोली, मेरी सहेली ने दो तारीफ क्या कर दी,
तेरी जुबान चलने लगी। ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। अनुपमा जी ने जैसे ही साक्षी को मारने के लिए उस पर हाथ उठाया तो साक्षी ने चिल्लाकर कहा, मम्मी जी खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, वरना आपका हाथ अगली बार उठने के काबिल नहीं रहेगा। आप मुझको वह हरकत करने पर मजबूर कर रही हैं जो मैं कभी करना नहीं चाहती। अगर मैं आपका सम्मान कर रही हूँ तो मुझे मजबूर मत कीजिए। और राकेश, अगर मम्मी को अपने घर और पिताजी की पेंशन पर इतना ही घमंड है तो फिर इन्हें हमारी ज़रूरत क्या है। यह तो आराम से अकेले ज़िंदगी बिता सकती हैं क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसे हैं। तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं, कम से कम सुकून की नींद और खाना तो मिलेगा। यह सुनते ही अनुपमा जी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। क्या बोली, ज़रा फिर से बोल। अभी तेरी हड्डी पसली एक करती हूँ, एक एक को पैक करके तेरे मायके भेज दूंगी। इतनी बात सुनते ही साक्षी तुरंत अपने कमरे में गई और जब बाहर आई तो वह फ़ोन पर बात कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास मुझे मारने की धमकी दे रही है। अगर आप थोड़ी देर में नहीं आए तो यह मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। साक्षी को यह कहते सुनकर सासू माँ के होश उड़ गए। अब वह समझ गई कि साक्षी आज किसी के बस में आने वाली नहीं है और अब उनका बेटा भी उनके साथ नहीं देगा क्योंकि गलती उनकी है। कुछ देर में पुलिस आ गई तो अनुपमा जी रोते हुए कहने लगी, बहू माफ़ कर दे, मैं तुझ में कमी ढूंढती रहती थी, लेकिन तू तो बहुत महान है जो आज तक तूने मुझे एक जवाब भी नहीं दिया। मगर केवल एक मौका दे दे मुझे, पुलिस के हवाले मत कर। अनुपमा जी अपनी बहू के आगे रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन साक्षी अब सुनने को तैयार नहीं थी। और जब उन्होंने अपने बेटे राकेश से कहा कि राकेश तू ही इसको कुछ समझा, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा कि अम्मा जी, पहले तो आप अपनी बहू को तंग करती हैं और करने की धमकी देती हैं, जब पुलिस आ जाती है तो माफ़ी मांगने लगते हैं। अगर आपकी बहू मान जाएगी तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना मजबूरन हमें आपको ले जाना पड़ेगा। अनुपमा जी रोते रोते साक्षी के कदमों में गिर गई और बोली कि बेटा तू ही मुझे बचा सकती है। साक्षी ने दहाड़कर कहा, अब आप मुझे बेटा कह रही हो, लेकिन पहले तो बहू मानने के लिए भी तैयार नहीं थी और मुझे घर में नौकरानी बना कर रख दिया था। इंस्पेक्टर साहब, यह मुझे फटे पुराने कपड़े पहनने को देती हैं और जब कोई आता है तो नए कपड़े निकाल लेती हैं। आज ही मैंने उनकी सहेली के कारण नए कपड़े पहने थे। सुबह से मैंने कुछ खाया तक नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे आगे से खाने की प्लेट उठा ली। आप ही बताइए, क्या यह माफ़ करने के लायक हैं? इंस्पेक्टर साहब देखते ही रह गए और बोले, माँ जी, आपको तो ऐसी बहू के पैर धोकर पीने चाहिए जो आपके इतने अत्याचार के बाद भी चुप रहती है, वरना आप जानती नहीं हैं कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। सास को मार पीट कर बहू वृद्धाश्रम भेज देती है और जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। एक तो आपका भाग्य इतना अच्छा है, ऊपर से आप अपनी बहू को ही तंग कर रही हो। अनुपमा जी बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस उनको लेकर चली गई और अगले दिन राकेश उनको छुड़ा लाया, मगर अब वह समझ गई थी कि दोबारा ऐसी हरकतें हुई तो उनकी बहू क्या एक्शन ले सकती है। भलाई इसी में है कि 2 रोटी खाकर चुप रहो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।